इसी साल यानी 2024 को द नाइट स्विम नाम की एक फिल्म रिलीज की गई। कहानी कुछ इस तरह है कि एक परिवार को मिलता है रहस्यमय एक स्विमिंग पूल। उस पूल के पानी में कुछ विशेष शक्तियां होती है जो इंसान के गहरे राज जानकर उनके छुपे सपने पूरे कर सकता है। मगर अच्छा और बुरा पहलू हर चीज का होता है। सपनों को पूरा करने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है, ये हम इस कहानी में जानेंगे। फिल्म की शुरुआत होती है तो हमें 1992 का समय दिखाया जाता है। हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें उनका छोटा बेटा बहुत ही बीमार था। उसी लड़के की एक बहन भी थी जिसका नाम रेबेका था। ये रात का समय था और वो अपने कमरे में ही बैठी थी कि तभी उसे अपने घर के पूल में एक छोटी बोट दिखाई दी। ये खिलौना असल में उसके भाई का था। रेबेका उसे लेने पूल में जाती है। इसी कोशिश में वो पानी में गिर गई। फिर उसे कुछ अजीब सी चीजें महसूस होने लगी और देखते ही देखते कोई चीज उसे पूल के अंदर खींच लेता है। वो हमेशा के लिए गायब हो गई। अब कहानी आती है आज के समय पर। हमें मिलवाया जाता है वॉलर परिवार से। रे वॉलर, उसकी पत्नी ईव, दो बच्चे इजी और एलियट। इन लोगों की कहानी ये है कि रे बहुत ही फेमस बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। फिर रे के साथ कुछ बुरा हुआ। वो बीमार हो गया जिस वजह से उसे रिटायर होना पड़ा। एकदम से इन लोगों की जिंदगी बदल गई। रे के लिए तो ये सब बहुत ही दुख भरा था। अब जो पैसे इनके पास थे, ये चाहते थे कि इनका अपना कोई घर हो जहां ये परमानेंट रह सके। रे तो अब कोई काम कर ही नहीं सकता था, इसलिए ईव को ही जॉब करनी पड़ती थी। आपस में इनका प्यार बहुत था। शुरुआत में हम देखते हैं कि ये लोग अपने लिए कोई अच्छा सा घर तलाश कर रहे हैं, मगर इन्हें कोई घर पसंद नहीं आता। फिर एक दिन जब ये एक सड़क से गुजर रहे थे तो इन्हें घर नजर आया जिसके बाहर हाउस फॉर सेल का साइन लगाया गया था। एक रियल एस्टेट एजेंट थी जो बड़ी उम्र की औरत थी और इन लोगों की जान पहचान की भी थी। वो इस घर के बारे में उसे बताते हैं। ये घर को देखने गए। घर बहुत ही अच्छा था, मगर जो चीज रे और बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करती है वो इस घर के बैकयार्ड में बनाया गया स्विमिंग पूल था। रे को पूल के करीब खड़ा देखकर ईव उसके पास जाती है। रे अपनी पत्नी को बताता है कि जब वो छोटा था तो उसे पूल बहुत पसंद थे। अक्सर वो अमीर बच्चा बनने की नाटक करता था ताकि स्कूल के बच्चे उसे अपने घर पूल पार्टी में बुला सके। फिर इस घर को लेने का फैसला अभी तक इन्होंने नहीं किया था। तभी बच्चे ईव को बुलाते हैं। रे अभी भी पूल के पास ही खड़ा था। उसे वहां एक बेसबॉल नजर आई। अजीब बात थी रे के लिए। उस बॉल को लेने के लिए जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अचानक से वो पानी में गिर गया। और जब वो पानी में था तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो खुद को बेसबॉल फील्ड में देख रहा था जहां सभी उसका नाम ले रहे थे और वो बॉल को बहुत ही दूर फेंक देता है। उसे अपनी सफलता की एक दृष्टि दिखी। पूल कवर की वजह से वो पानी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी उसके बच्चे और पत्नी रे को पूल में डूबते हुए देखते हैं। वो जल्दी से उसकी मदद के लिए भागते हैं। रे को पानी से बाहर निकाला जाता है। अक्सर ऐसा होता रहता था। रे को दौरे पड़ते रहते थे, मतलब कि जब से वो बीमार हुआ। तो इस बार भी शायद यही हुआ होगा। अगले ही सीन में हम रे और ईव को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उनकी डॉक्टर्स नए टेस्ट कराने के बारे में सलाह देती है। हालांकि इनके पिछले डॉक्टर ने ये बात कही थी कि शायद रे ठीक हो जाए, मगर ये लेडी डॉक्टर बताती है कि रे इससे भी ज्यादा बीमार हो सकता है, इसलिए अब उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा। अगर वो घर में रहना चाहता है तो उसे योगा करना होगा या फिर वाटर थेरेपी, जिससे शायद रे की हालत में थोड़ा सुधार आ सकता है। और अब से रे को ज्यादातर व्हीलचेयर पर ही रहना होगा। ईव और रे पहले ही हालात से बहुत परेशान थे। अब ये जानकर के रे शायद और भी ज्यादा बीमार हो जाए, दोनों को बहुत दुख होता है। बाद में रे ईव से बात करता है, कहता है कि शायद हमें वो दूसरा घर लेना चाहिए जिसमें स्विमिंग पूल है। मैं यहाँ हॉस्पिटल में किसी बीमार इंसान की तरह नहीं रह सकता। मैं घर में रहना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ। उस पूल में मैं अपनी थेरेपी भी कर लिया करूंगा। ईव उससे पूछती है कि क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? तो रे हाँ में जवाब देता है। और अगले ही दिन ये लोग उस घर को ले लेते हैं। सब खुश थे। बच्चों को यहाँ के स्कूल में एडमिट किया जाता है और ईव को भी एक जॉब मिल गई।
स्कूल के पहले दिन ही इजी के पास एक लड़का आता है जो उसे स्विमिंग क्लब ज्वाइन करने की सलाह देता है। इस लड़के का नाम रोनेन था और इजी को वो काफी पसंद आता है पहले ही मुलाकात में। अगले दिन जब ये परिवार उस पूल को साफ कर रहा था, क्योंकि पिछले 15 साल से किसी ने भी इसका इस्तेमाल नहीं किया था, तो रे का हाथ सफाई करते समय अंडरग्राउंड होल में जख्मी हो जाता है और उसके बाद उस होल से काले रंग का पदार्थ निकलता है। ये लोग तुरंत ही पूल मेंटेनेंस वालों को बुलाते हैं। अब इन्हें पता चलता है कि असल में ये पूल बहुत ही खास है क्योंकि इसका पानी झरने से आता है, मतलब कि ये स्प्रिंग पूल है। ये पानी को भी फिल्टर करता है, तापमान को भी स्थिर रखता है। ये जानकर रे और ईव को खुशी तो बहुत होती है। अगले दिन ये पूल को पानी से भर देते हैं, सभी एक साथ उसमें समय बिताते हैं। मगर जब रात को ईव अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी तो अपने मन को शांत करने के लिए वो पूल में जाती है। उनकी बिल्ली उस समय अजीब सा बर्ताव कर रही थी, जैसे उसने कुछ देख लिया हो। इसके बाद वो भाग जाती है और तभी ईव को पूल में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जैसे पहले उसे लगा वहाँ रे खड़ा है मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर उसे कुछ आवाजें भी सुनाई दी और पूल की लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी। ईव को डर लगने लगा, इसलिए वो तुरंत ही पूल से बाहर निकल जाती है। अपने कमरे में आने के बाद वो रे से पूछती है कि कुछ देर पहले क्या तुम बाहर थे, जिस पर रे ना में जवाब देता है कि मैं तो सो रहा था। ईव को थोड़ा अजीब लगा, इसलिए वो कहती है कि हमें पूल को बंद रखना होगा जब जरूरत ना हो। ईव और रे के सो जाने के बाद पूल में खुद से सारे लाइट्स ऑन हो जाते हैं। वो बोर्ड जो 1992 में भी रेबिका नामी बच्ची को दिखी थी, एक बार फिर से वो बाहर आती है। बिल्ली पानी की तरफ आकर्षित होने लगी। आगे नहीं दिखाया जाता क्या हुआ और अगले दिन इस परिवार को अपनी पालतू बिल्ली कहीं भी नहीं मिल रही थी। बस पानी में उसका कॉलर मिला, जिस पर हम दर्शक तो समझ जाते हैं कि बिल्ली का भी किस्सा खत्म हुआ जैसे रेबेका का हुआ था। एलियट यानी कि इनके छोटे बेटे को वो बिल्ली बहुत पसंद थी, इसलिए उसके गायब होने पर वो सबसे ज्यादा दुखी था। ईव कहती है कि शायद वो पूल में गिर गई होगी और डर के मारे वो कहीं भाग गई, पर तुम फिक्र मत करो, जब उसे भूख लगेगी वो जरूर वापस आ जाएगी। रे उस कॉलर को बाहर निकालता है। याद होगा आपको, पूल को साफ करते समय रे का एक हाथ जख्मी हो चुका था। अगले दिन वो पूल में नहाया भी था, तो आज जब वो अपने हाथ से पट्टी हटाता है तो उसका जख्म पूरी तरह से ठीक हो चुका था, जो कि होना मुमकिन तो नहीं था क्योंकि ऐसे जख्म को ठीक होने में कई दिन लग जाते हैं। और तभी रे को एहसास होने लगा कि ये सब इस पानी का कमाल है। वैसे झरनों के बारे में ये आम सी बात है कि उस पानी में कुछ खास बात होती है, जैसे ऐसे मिनरल्स उनमें पाए जाते हैं जो लोगों को ठीक कर सकते हैं। आपने भी ये बात कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो रे को रियलाइज होता है कि उनके घर के पानी में भी शायद कुछ ऐसा ही है जो उसे हील कर रहा है। हाथ का जख्म तो मामूली सी बात है, शायद अब उसकी बीमारी भी ठीक हो जाए, क्या पता। और इस बात से अंदर ही अंदर वो बहुत खुश था। इनकी वो बिल्ली लौट के तो नहीं आती। एलियट अब भी उसका इंतजार करता रहता था। रात में ईव को एक बुरा सपना आता है। वो पूल के अंदर थी और खुद को निकाल ही नहीं पा रही थी। आंख खुलने पर वो देखती है कि रात के समय रे उस पूल में नहा रहा है। अगले दिन जब रे और ईव डॉक्टर के पास टेस्ट देने जाते हैं तो डॉक्टर खुद भी हैरान थी कि रे की हालत में काफी सुधार आ चुका है और इतनी जल्दी उन्होंने किसी को ठीक होते नहीं देखा था। दोनों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात थी। अब रे को एक उम्मीद नजर आने लगी कि शायद वो फिर से वो सब पा सकता है जो उसने खो दिया था। डॉक्टर विजय पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्या कर रहा है, तो रे जवाब देता है कि वो वाटर थेरेपी कर रहा है। शायद यही वजह है कि वो ठीक हो रहा है। रे को तो उस पूल से प्यार हो गया था। रे ने अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी थी। एक दिन उसका बेटा एलियट उसके पास आता है और कहता है कि माँ ने कहा है कि मैं अकेले पूल में नहीं नहा सकता, तो क्या आप मेरे साथ जाएंगे। रे उसे एक कॉइन देता है जिस पर वो एक स्माइली फेस बना देता है और एलियट से कहता है कि तुम ये कॉइन पानी में फेंकना, मैं इसे ढूंढने आऊंगा। एलियट अकेले ही पूल में जाता है। रे को आने में देर हो गई, इसलिए एलियट अकेले ही वहां खेलने लगा। अपना खिलौना लेने जब वो पानी में गया तो बाहर पड़ी कॉइन्स एक एक करके नीचे गिरने लगी।
एलियट को लगा ये उसके पिता है, इसलिए वो उन सभी कॉइन्स को ले लेता है। बाहर आने पर वो देखता है कि वहां तो कोई भी नहीं। फिर उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी अपना खिलौना लेने। जब वो एक हॉल में हाथ डालता है तो दूसरी तरफ से कोई डरावनी चीज उसका हाथ पकड़ लेती है। इससे एलियट बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही वो पानी से बाहर निकलता है। एलियट जल्दी से अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि पूल में कोई है, एक लड़की जिसका नाम रेबेका है। उसकी माँ देखने आती है पर कुछ नहीं था वहाँ। अपने बेटे को डरा हुआ देखकर ईव को फिक्र होने लगी। वो ये बात अपने पति रे से डिस्कस करती है। रे कहता है कि वो बच्चा है, हाल ही में उसने अपने पेट को खो दिया। एलियट पहले भी खुद से बातें किया करता था तो रे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। आज उसकी बेसबॉल ट्रेनिंग थी, इसलिए ये परिवार उसे देखने जाते हैं। एलियट का कोच रे को देखता है तो उसे बहुत खुशी हुई कि उनके बीच एक असली प्लेयर है। कोच रे को मौका देता है कि वो उसके लड़कों को कुछ नया सिखाए। एलियट थोड़ा घबराया हुआ था, मगर जब कोच बॉल फेंकता है तो एलियट उसे मिस नहीं करता। आखिर में कोच रे से कहता है कि क्या आप कोशिश करना चाहेंगे। बेसबॉल तो रे की जिंदगी थी, मगर बीमारी ने सब बदल दिया। वो खुशी से बैट को ले लेता है। कोच बॉल फेंकता है तो पहला शॉट वो मिस कर देता है, मगर जब वो दोबारा से कोशिश करता है तो उसे वो समय याद आया जब वो पूल में गिरा था और तभी वो बॉल को बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर खुद रे भी हैरान था। अब उसे लगने लगा कि वो ठीक हो रहा है और जल्द ही वो अपने टीम में भी लौट जाएगा। अब तो रे घंटों तक उस पूल में पड़ा रहता था, क्योंकि इस पूल ने ही उसे ठीक किया था और शायद ही उसकी जिंदगी बदल दे। ईव और एलियट पूल में नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका था कि पूल में कुछ गड़बड़ है। अगली रात ईव और रे को कहीं जाना था तो इजी रोनेन नामी लड़के को अपने घर इनवाइट करती है। दोनों पूल में खेल ही रहे थे। इजी ने अपनी आंखें बंद की थी और रोनेन चुपके से पूल से बाहर निकल आता है। इसी को एक साया नजर आया। उसे लगा शायद ये रोनेन है। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है और फिर कोई चीज उसे पानी में खींचने लगी। इजी बहुत घबरा जाती है। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। एक बदसूरत डरावनी शक्ल वाली चीज ने उसका पैर पकड़ा था। पानी से बाहर आते ही वो रोनेन पर भड़क जाती है कि तुमने मेरे साथ ये मजाक किया, मगर रोनेन उसे यकीन दिलाता है कि मैं तो पानी से बाहर था और तुम तो बस कुछ सेकंड्स के लिए ही पानी में थी। शायद फिल्ट्रेशन पाइप में ही पैर फंसा होगा तुम्हारा। इजी समझ जाती है कि ये रोनेन की शरारत नहीं थी। अपनी माँ और भाई की तरह उसे भी एहसास हो गया कि पूल सुरक्षित नहीं, कुछ तो है इस पानी में। एलियट अपनी बहन से इस बारे में बात करता है कि तुमने भी वो महसूस किया ना, हमें मॉम डैड को इस बारे में बताना चाहिए। मगर इजी कहती है कि यहाँ आने के बाद हमारे साथ सब अच्छा हो रहा है, डैड ठीक हो रहे हैं और तुम चाहते हो कि हम उनकी खुशी को खत्म कर दे। तुम अपना मुंह बंद रखोगे। मुझे पता है ये पूल हमें खुशी के साथ साथ डर भी दे रहा है, मगर हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ईव और रे ने एक पूल पार्टी प्लान की थी जिसमें आस पड़ोस के बहुत से लोग आते हैं। एलियट एक कैमरा लेता है और पूल पार्टी को रिकॉर्ड करने लगा। उसे पता था कि कुछ बुरा जरूर होगा जब इतने सारे लोग इस पूल में जाएंगे। इस पार्टी में उसे रियल एस्टेट एजेंट के को भी इनवाइट किया गया था। ईव कैसे पूछती है कि क्या ऐसी कोई बात है जो तुमने हमसे छुपाई है इस घर के बारे में। के पहले तो बताना नहीं चाहती थी। कहती है कि तुम लोग यहाँ खुश हो, तुम हाल ही में बड़े मुश्किलों से गुजरे हो, इसलिए मैंने नहीं बताया। हालांकि ये बात मुझे अपने एक दोस्त से पता चली थी और तब पता चली जब तुम लोग यहाँ आ चुके थे कि 1992 वाली घटना के बारे में बताती है। एक बच्ची गायब हुई थी और उसके बाद कई लोगों के साथ बुरे हादसे हुए। सारी मुसीबत की जड़ उन्हें ये स्विमिंग पूल ही लग रही थी। पर मुझे लगता है कि लोग अंधविश्वासी है। शायद वो सब होना उनके साथ तय था जब ये दोनों यहाँ अंदर इस बारे में बात ही कर रहे थे। बाहर पूल में कोच का बेटा वो बॉल लेकर आता है जो रे ने बहुत दूर फेंकी थी। वो लड़का उस पर ऑटोग्राफ मांग रहा था। ऑटोग्राफ का सुनकर रे को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ जाती है और उसे खुशी भी बहुत होती है। कोच के बेटे टॉमी को अपने कंधों पर बिठाकर ये लोग पूल में खेलने लगे। फिर नीचे से काले रंग का कुछ निकलता है जो रे के शरीर में चला गया। रे अपने साथ साथ उस बच्चे को भी डुबा रहा था और तो किसी का ध्यान उन पर नहीं जाता, मगर एलियट जो इन सब पर नजर रखे हुए था वो ये देख लेता है। वो जल्दी से अपनी माँ के पास आता है ये बात बताने। कोच अपने बेटे को बाहर निकाल लेता है। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वो लड़का मारा जाता। असल में रे अपने होश में ही नहीं था। रे को भी पानी से बाहर निकाला गया। बाद में पुलिस आती है। ईव कोच से विनती करती है
कि रे बीमार है, वो उस पर कोई चार्जेस ना लगाए। खैर कोच कोई चार्जेस नहीं लगाता। अब चूंकि ईव जान गई थी कि गड़बड़ पूल के पानी में है, इसलिए वो अपने परिवार को लिए यहाँ से निकलने का प्लान बनाती है। मगर जैसे ही वो घर से थोड़ा दूर गई, रे को कुछ होने लगा। मजबूरन इन लोगों को वापस घर में आना पड़ा। रे की हालत अब बहुत बुरी थी। आज से पहले वो कभी ऐसे बीमार नहीं हुआ था। रात को ई बिजी से बात करती है और समझाती है कि मुश्किल हालात में सिर्फ वही एक दूसरे का सहारा है और वो हर मुमकिन कोशिश करेगी उन्हें इस मुसीबत से निकालने के लिए। फिर वो जानकारी इकट्ठा करने लगी इस घर के बारे में। पता चलता है कि सिर्फ रेबेका ही वो इकलौती इंसान नहीं थी जो इस भूल का शिकार बनी थी, बल्कि बहुत से परिवारों के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो चुका था। इसीलिए तो 15 साल से किसी ने इस पुल का इस्तेमाल नहीं किया। अगले दिन वो स्कूल से रेबेका की जानकारी निकालती है क्योंकि उसकी माँ और भाई अब भी जिंदा थे। ईवा रेबेका की माँ से मिलने जाती है। वो एक बीमार बुजुर्ग औरत थी और जब भी ईवा उससे रेबेका के बारे में कुछ पूछती वो घुमा फिरा कर जवाब देती थी। अंत में ईवा उसे अपने पति के हालत के बारे में बताती है और ये भी कि वो उस पुल के बारे में जानती है। तो ये लूसी समर्स नामी औरत यानी रेबेका की माँ कहती है कि वो पानी बहुत ही खास है। जब वो घर नहीं बना था बहुत साल पहले तो वहाँ एक झरना हुआ करता था। कुछ लोगों का उसका राज मालूम हो चुका था कि ये पानी बीमार इंसानों को ठीक कर सकता है। मेरा बेटा भी बहुत बीमार था। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि वो ठीक हो जाए, मगर हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बलि देनी पड़ती है और मैंने अपनी बच्ची की बलि दी। ऐसे ही तुम्हें भी किसी की बलि देनी पड़ेगी। ये जानकर ईव को बहुत बुरा लगता है कि असल में लूसी ने अपनी ही बेटी को मारने के लिए दे दिया था। जब भी कोई इंसान उस पूल में जाता है तो वो एक जरिया बन जाता है दो इंसानों के बीच। एक वो इंसान जिसे ये पानी ठीक करेगा और दूसरा वो जिसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यानी कि लूसी बस एक वेसल की तरह थी। जैसे जैसे लूसी उस पानी का राज बता रही थी उसकी तबीयत भी बिगड़ रही थी। उसके शरीर से वो काला पानी भी निकलने लगा था। ये जानकर ईव वहां से चली जाती है, मगर वो अपने परिवार की बलि कभी नहीं दे सकती। उसी रात एलियट जब पूल पर कवर को चढ़ा रहा था तो वो पानी में गिर जाता है। उसकी माँ बचाने जाती है, मगर अब वो पूल बहुत गहरा बन गया था। ईव अकल से काम लेती है और एक रस्सी पैर से बांधकर दोबारा पानी में चली गई। एलियट तो उसे मिल गया, मगर अब वो इतनी गहराई में थी कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और फिर उसे रेबेका नजर आई। वो उसी सिक्के को छोड़ देती है जिस पर रे ने वो स्माइली फेस बनाया था। वो सिक्का नीचे के बजाय ऊपर गिरने लगा, जिसका मतलब कि ईव नीचे तैर रही थी। रेबेका की मदद से ईवा पूल से बाहर निकल आती है, मगर वहां रे भी अब उस पानी के वश में आ चुका था, यानी वो पॉसेस हो चुका था। अब समय था किसी की बलि का। वो इसी पर हमला करने लगा। अपनी जान बचाते समय इजी का हाथ भी जख्मी हो जाता है। ईव एलियट को बाहर तो ले आई थी, मगर वो सांस नहीं ले रहा था, इसलिए ईव उसे सीपीआर देने की कोशिश में लगी थी। तभी पीछे से रे आकर ईव को गले से पकड़ता है और बार बार यही कहता है कि प्यार के लिए बलिदान देने पड़ते हैं। माँ को बचाने के लिए हाथ में बैठ लिए इजी आ जाती है। रे को वो कई बार मारती है, जिससे वो उल्टियां करने लगा। वो काला पानी उसके शरीर से जैसे ही बाहर आया, उसे अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे लम्हे याद आने लगे। मगर रे के बजाय अब उस डीमन ने एलियट को पॉसेस कर लिया था। रे उस पूल में चला जाता है अपना बलिदान देने के लिए, ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। ये रस्म पूरी हो जाती है। डीमन को उसकी बलि मिल गए। आगे से वो इस परिवार को हॉन्ट नहीं करेगा। आमतौर पर तो ईव को यहाँ से चले जाना चाहिए था, मगर वो अपने बच्चों से कहती है कि अगर हम गए तो ये पानी किसी और के साथ ये सब करेगा, इसलिए हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। अंत में दिखाया जाता है कि ईव के कहने पर उस पूल को मिट्टी से भर दिया गया, ताकि आइंदा कोई भी इसका शिकार ना बने। और इसी के साथ इस कहानी का होता है अंत। तो ये थी साल 2024 की द नाइट स्विम नाम की फिल्म। वैसे पानी में रहने वाला वो डीमन था। बाकी कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कहानी को लेकर अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।